आज की चर्चा एक ऐसे इंसान के बारे में है जिनकी कहानी आज की राजनीति में मतलब लगभग अनसुनी सी लगती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो राम सुमेर साहू के जीवन और उनके उसूलों पर रोशनी डालती है। और ये कहानी किसी दिल्ली वाले बड़े नेता की नहीं है, बल्कि एक ठेठ किसान की है जिसने अपनी सच्ची नीयत और संकल्प के दम पर एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश की। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये कहानी जीत या सत्ता की नहीं है। ये कहानी है एक लंबे थका देने वाले संघर्ष की और उसूलों पर टिके रहने की, एक तरह की जिद की। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि राम सुमेर साहू की यात्रा उन चुनौतियों को कैसे दिखाती है जिनका सामना आज भी राजनीति में आने वाले कई लोग करते हैं, और उन तूफानों के बीच उनका लंगर क्या था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राम सुमेर साहू कौन थे? हमारे स्रोत एक बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। वो मिट्टी से जुड़े, पसीने से सींचे हुए सपनों वाले इंसान थे। मतलब वो एक किसान थे। हाँ, एक किसान। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां वो पहाड़ जैसी थीं। बिल्कुल। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ समाज और गांव की सेवा का जज्बा और दूसरी तरफ घर की असलियत। 4 बेटियों की शादी करनी है, 2 बेटों का भविष्य बनाना है, आमदनी सीमित है, कोई क्या कहते हैं खानदानी रसूख नहीं, कोई राजनीतिक सहारा नहीं। ऐसे में राजनीति में कदम रखना ये तो किसी जुनून से कम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा दाव था। और ये बात बहुत जरूरी है। अक्सर नेता कहते हैं मैं आपका दर्द समझता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो कह सकता था मैं आपका दर्द जीता हूँ। सही बात है। क्या ये कहना सही होगा कि उनके संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, क्योंकि वो उन्हें आम आदमी से सीधे जोड़ते थे? हाँ, और ये नेताओं की दुनिया में एक दुर्लभ बात है। उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप उस दर्द को जीते हैं तो लोगों की जरूरतें आपके लिए चुनावी वादे नहीं, बल्कि आपकी अपनी जरूरतें बन जाती हैं। उनका शुरुआती बिंदु कोई सुविधा या विरासत नहीं थी, बल्कि भारी व्यक्तिगत दबाव था। इसी दबाव के बावजूद राजनीति में आना ये किसी महत्वाकांक्षा से ज्यादा एक सेवा के संकल्प को दिखाता है। मतलब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था और जीतने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की मुश्किलें शुरू होती हैं। जब उन्होंने राजनीति के मैदान में कदम रखा तो उनके सामने कौन सी बड़ी बाधाएं थीं? स्रोत बताते हैं कि उनके पास न पैसा था, न संगठन का सहारा और न ही सत्ता में कोई पहचान। ये तो ऐसा है जैसे कोई बिना हथियारों के जंग में उतर गया हो। बिल्कुल। और वो जंग हर मोर्चे पर थी। उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी। अच्छा। ये रोज की हार थी। जब आप उसूलों की बात करते हैं और सामने वाला आपको अव्यावहारिक कहकर आपका मजाक उड़ाता है, लोग ताने कसते हैं, तो ये मानसिक रूप से बहुत थका देता है। खासकर तब जब आपके पास समर्थन की बहुत कमी हो। बिल्कुल। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके गांव अजनई का राजनीतिक माहौल। जब हम कहते हैं कि वहां जातिवाद का बोलबाला था या पैसे का खेल चलता था, तो इसका जमीनी स्तर पर मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ चुनाव के दिन की बात थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था कि समाज के नस नस में ये जहर घुला हुआ था। यादव मौर्य जैसे जातिगत समीकरणों पर गांव बटा हुआ था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लकीरें खींची जा रही थीं। और जहां तक पैसे के खेल की बात है, वो एक अदृश्य कर्ज की तरह काम करता था। अदृश्य कर्ज? ये क्या है? इसका मतलब था कि पूरे 5 साल जो व्यक्ति प्रभावशाली था वो लोगों के छोटे मोटे काम करवाता था। किसी की थाने में मदद कर दी, किसी बीमार को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दिया। अच्छा। ये एक तरह का निवेश था जिसे चुनाव के दिन वोट के रूप में वसूला जाता था। राम सुमेर साहू के पास ये तंत्र था ही नहीं। मतलब ये कि ईमानदारी से खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसे का सीधा लालच भी दिया जाता था। हाँ, वो तो था ही। कुछ लोगों को व्यक्तिगत फायदा देकर भीड़ खरीदने का खेल चलता था। ऐसे माहौल में कोई अकेला इंसान क्या ही कर सकता था? यही तो असल परीक्षा थी। जब समाज जाति, धर्म और पैसे के आधार पर इतना बटा हो, तब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने सिद्धांतों के दम पर कैसे खड़ा रह सकता है? ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। और यहीं पर राम सुमेर साहू का नजरिया और उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, जो उनकी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है। तो एक तरफ ये सारी चुनौतियां थीं
और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत। लेकिन सिर्फ सिद्धांतों से तो गांव का विकास नहीं होता, है ना? नहीं होता। क्या उनके पास इन चुनौतियों से लड़ने और गांव को आगे ले जाने का कोई ठोस रोडमैप था? उन्होंने इस विभाजनकारी राजनीति का जवाब कैसे दिया? उन्होंने जवाब दिया एक बहुत ही सीधे लेकिन शक्तिशाली विश्वास के साथ। जी। स्रोत से उनका एक सीधा कथन है जो वो बार बार दोहराते थे। सच की ताकत किसी भी धन, जाति या जोड़ तोड़ से बड़ी होती है। अब सुनने में ये एक आदर्शवादी बात लग सकती है। हाँ, लग सकती है, लेकिन असल में ये उनकी रणनीति थी। रणनीति, ये तो एक दार्शनिक विचार लगता है। इसे रणनीति कैसे कह सकते हैं? यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी यानी पैसे की कमी? हाँ, वही। असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो कैसे? इसने उन्हें मजबूर किया कि वो एक ऐसी राजनीतिक करेंसी का इस्तेमाल करें जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। भरोसा। भरोसा? बिल्कुल। जब दूसरे नेता पैसे, शराब या जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो साहू घर घर जाकर सिर्फ एक चीज दे रहे थे, अपना वचन और अपनी सच्चाई। आज के दौर में हम अक्सर भूल जाते हैं कि राजनीति में भरोसे की ताकत क्या होती है। और उनका एक और कथन है जो उनकी इसी सोच को दिखाता है। अजनई मेरा गांव है, मेरा घर है, यहाँ रहने वाला हर इंसान मेरा परिवार है। क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा या उनके कामों में भी ये दिखता था? उनके कामों में ये दिखता था। स्रोत में एक छोटी सी घटना का जिक्र है। बताइए। एक बार चुनाव प्रचार के दौरान उनके एक विरोधी ने गांव में बड़ी दावत रखी थी जिसमें हजारों का खर्च हुआ। उसी दिन साहू के घर सिर्फ दाल रोटी बनी थी और उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को वही खिलाया। उन्होंने कहा, मेरी राजनीति इसी दाल रोटी की तरह सच्ची है, दावत की तरह दिखावा नहीं। वाह, ये छोटी सी बात उनके पूरे चरित्र को बयां करती है। बिल्कुल। वो बिना किसी भेदभाव के हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे, ये देखे बिना कि वो उन्हें वोट देगा या नहीं। उन्होंने नफरत का जवाब अपनेपन से दिया। सही कहा। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात, लेकिन जैसा मैंने पहले पूछा, क्या उनके पास गांव के लिए कोई ठोस योजना थी? अक्सर जमीनी स्तर के नेता सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की नहीं। ये विजन कहाँ से आया? उनका विजन उनके अनुभवों से आया था। वो कोई हवाई वादे नहीं कर रहे थे। उन्होंने उन समस्याओं को चुना था जिन्हें वो हर रोज अपनी आंखों से देखते थे, जिन्हें वो खुद महसूस करते थे। अच्छा। उनके पास अपने गांव के लिए एक बहुत स्पष्ट और ठोस सपना था, जिसके कह सकते हैं कि 4 मजबूत स्तंभ थे। चलिए, उन स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शिक्षा। हाँ, शिक्षा। वो गांव में मजबूत सरकारी स्कूल और कॉलेज की सुविधा चाहते थे। इसके पीछे उनका क्या खास नजरिया था? उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने देखा था कि गांव के बच्चे, खासकर लड़कियां, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का स्कूल बहुत दूर था और माँ बाप उन्हें अकेले भेजने से डरते थे। ये तो आज भी कई गांवों की सच्चाई है। बिल्कुल। उनका सपना एक इंटर कॉलेज का था ताकि कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हो सके। वो जानते थे कि एक पीढ़ी को शिक्षित करने का मतलब है आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधारना। ये एक छोटा लेकिन दूरगामी बदलाव होता। बिल्कुल सही। और दूसरा स्तंभ था स्वास्थ्य। गांव में अस्पताल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी एक बुनियादी जरूरत है। बुनियादी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली। सही बात है। उन्होंने देखा था कि कैसे एक मामूली बुखार या बीमारी के लिए लोगों को मीलों दूर शहर भागना पड़ता था और कई बार रास्ते में ही मरीज की हालत बिगड़ जाती थी। उनका सपना एक ऐसे अस्पताल का था जहां 24 घंटे डॉक्टर हों, जहां गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने ना बेचने पड़े। ये स्वास्थ्य के अधिकार की बात थी, सिर्फ एक सुविधा की नहीं। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ, बुनियादी ढांचा, यानी अच्छी सड़कें। सड़कें तो हर नेता के वादे में होती हैं, इसमें क्या अलग था? अलग था उसका मकसद। उनके लिए सड़क सिर्फ सीमेंट और तारकोल का रास्ता नहीं था। तो फिर क्या थी? वो इसे अवसरों का रास्ता मानते थे। एक अच्छी सड़क गांव के किसान को अपनी फसल सही समय पर मंडी तक पहुंचाने में मदद करती है। हाँ। वही सड़क गांव के बच्चों को शहर के कॉलेज तक पहुंचाती है और किसी बीमार को अस्पताल तक। सड़क गांव को दुनिया से जोड़ती है। ये विकास की पहली शर्त थी। और आखिरी और चौथा स्तंभ था कल्याण। हर सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और सबसे क्रांतिकारी भी।
उस माहौल में जहां हर चीज जाति और पक्षपात पर आधारित थी, उनका ये कहना कि योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा बिना किसी भेदभाव के, एक बहुत बड़ा संदेश था। सही। इसका मतलब था कि सरकारी मदद किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक है। उन्होंने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें योजना का पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाता था। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो राम सुमेर साहू की कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए तो इसका सार ये है कि राजनीति में आज भी ईमानदारी, धैर्य और संकल्प की जगह है, भले ही वो रास्ता कांटों भरा क्यों ना हो। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अपने इरादों और उसूलों में चट्टान की तरह मजबूत था। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो राजनीति आज भी सेवा बन सकती है। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत हो सकती है। बिल्कुल। और ये भी कि हारना अंत नहीं होता। बार बार हारने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, जो उनके अडिग संकल्प और आत्मविश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल। उनकी कहानी एक व्यक्ति की कहानी से बढ़कर एक विचार की कहानी है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि आपको लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी जेब भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका विश्वास जीतने की जरूरत है। एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार। और अब अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां राजनीति को अक्सर धन, शक्ति और जोड़ तोड़ का खेल माना जाता है, क्या राम सुमेर साहू जैसे सिद्धांतों पर चलकर कोई व्यक्ति वाकई में सफल हो सकता है? या फिर उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक अपवाद बनकर रह जाएगी, जिसे हम और आप सिर्फ याद कर सकते हैं?